अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। 105 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से 12 रुपए अधिक तथा सी को ए से 18 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो ए, बी और सी को मिलने वाली राशि का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। 7:11:17, 11:7:17, 17:11:7 और 5:9:6। फटाफट करें। देखिए शुरू करते हैं। ए, बी और सी का अनुपात। सवाल में कह रहा है भाई ए को बी से 12 रुपए अधिक मिलते हैं। ए को अधिक मिल रहे हैं बी से, तो बी का रुपए यदि हम एक्स मान लें, हम मान लें कि बी को कितने रुपए मिले हैं एक्स, तो ए को बी से 12 रुपए अधिक मिलते हैं, तो ए को कितने मिलेंगे एक्स प्लस 12। ए को कितने मिलेंगे भाई एक्स प्लस 12। सवाल कह रहा है ए को बी से 12 रुपए अधिक मिलते हैं, तो बी को कितने मान लिया हमने एक्स, तो ए को उससे 12 रुपए अधिक मिलेंगे, तो एक्स प्लस 12 मिलेंगे। फिर सी को ए से 18 रुपए अधिक, ए से 18 अधिक, ए को मिल रहे हैं एक्स प्लस 12, तो एक्स प्लस 12 में 18 और अधिक मिलेंगे, तो एक्स प्लस 12 में 18 जोड़ेंगे तो 18 और 12 कितना हो जाएगा 30। तो ये कितना हो गया एक्स प्लस 30। बात समझ में आ रही है? जैसे ए को मिले एक्स प्लस 12, अब सी को ए से 18 अधिक मिलते हैं, तो 18 और जोड़ेंगे इसमें, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू तो जुड़ जाएंगी आपस में, तो ये क्या बन जाएगा एक्स प्लस 30। क्लियर है सभी को? फिर देखिए, अब ये तीनों की राशियों का अनुपात है और हमें 105 क्या दिया है? तीनों की राशियों का योग। हमें क्या दिया है भाई? तीनों की राशियों का योग दिया है। ठीक है, तो हम इन तीनों को जोड़ देते हैं। इन तीनों को जोड़ेंगे x प्लस 12 प्लस एक्स प्लस 30, तो ये जोड़ कितना आना चाहिए? 105। कितना आना चाहिए भाई? 105। अब x तो ये कितना हो जाएगा? 3x, 30 और 12 कितने हो जाएंगे? 42। 42 उधर जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएंगे भाई? 105 में 42 घटाएंगे तो क्या आएगा? 5 में 2 गया तो 3 और 10 में 4 गया तो 6। समझ में आ रही है बात भाई? तो 3x का मान हमारे पास कितना आ गया? 63। तो x का मान कितना होगा? 21। x का मान कितना होगा? 21। अब हमारे पास तीनों की जो राशि है वो कितनी है? a को मिलते हैं x प्लस 12, x का मान कितना आ गया? 21, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 12। b की राशि x है और x का मान कितना है? 21। c की राशि x प्लस 30, x का मान है 21, उसमें 30 जोड़ देंगे भाई, तो 12 और ये 21 कितने हो गए? 33। ये 21 है भाई और ये जोड़ेंगे तो 1 51। अब 3 से कट रहे हैं सारे, 3 से 11 तिया 33, 3 7 21 और 17 थी 51। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 11:7:17। हमारा आंसर कितना आ गया भाई? 11:7:17। दोबारा देखिए भाई, ए को बी से 12 रुपए अधिक मिलते हैं, तो बी को यदि x रुपए मिले हों तो ए को मिलेंगे x प्लस 12, बी से 12 रुपए अधिक है, और सी को ए से 18 अधिक, तो सी को ए से 18 अधिक मिलेंगे, तो ए को कितने मिल रहे हैं? x प्लस 12, इससे 18 अधिक मिलेंगे कितना हो जाएंगे? x प्लस 30। अब तीनों का कुल हिस्सा मिलाकर कितना है भाई? 105। तो इन तीनों को जोड़ देंगे, 105 तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 21। अब यहाँ x की वैल्यू रख देंगे तीनों में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11:7:17। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। बढ़िया सवाल था।
लेकिन वही बात, हम इसको ऑप्शन से करने का प्रयास करते हैं। आप इसको एक बार नोट कर लो पॉज करके फटाफट, नहीं तो मैं ऐसे ही बता देता हूं। देखिए इसने क्या कहा, ए को बी से 12 रुपए अधिक मिले हैं। अधिक किसको मिले हैं भाई? ए को। किससे? बी से। तो अनुपातों में भी ए को बी से अधिक रुपए मिलने चाहिए। तो देखो यहां पर ए को बी, ये अनुपात बी अनुपात सी तो है भाई। इसने कहा ए को बी से 12 रुपए अधिक मिलते हैं, मतलब ए को ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो ए का मान बड़ा होना चाहिए, बी का मान छोटा होना चाहिए। यहाँ तो ए का मान क्या है भाई? यहाँ तो ए का मान छोटा है जबकि बड़ा होना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया भाई। फिर यहाँ पर मान बड़ा है तो ये हमारा उत्तर हो सकता है, यहाँ पर भी मान बड़ा है तो ये भी हमारा उत्तर हो सकता है। और 9 में से 5, तो ए का मान यहाँ कम है भाई ए के रुपए जो है 5 है और बी के 9 है, जबकि ज्यादा होने किसके चाहिए? ए के, इसलिए ये भी सही उत्तर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? फिर इसने हमें कहा सी को ए से 18 रुपए अधिक, ए से भी अधिक मिलते हैं सी को ए से 18 अधिक, तो ए से बड़ी वैल्यू होगी सी की, तो सी का मान ए से अधिक होगा। क्या यहाँ सी का मान ए से अधिक है? बिल्कुल है। क्या यहाँ सी का मान ए से अधिक है भाई? बिल्कुल नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? मतलब ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये आपको आना जरूरी है, ये निश्चित रूप से आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी सवाल में हमें ये पूछ ले ए का हिस्सा बताइए, तो हमें पूरा तरीके से हल करना पड़ेगा। ये तो हम तभी लगा सकते हैं जब तीनों का हिस्सा हमें दिया हो। समझ में आ रही है बात? बहुत आसान सी बात है। ए को बी से अधिक पैसा मिलता है, तो ए का मान ज्यादा होना चाहिए, बी का मान कम होना चाहिए। यहाँ ए का मान कम है तो ये गलत हो गया, यहाँ ए का मान कम है तो ये भी गलत हो गया, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए। फिर इसने कहा सी को ए से 18 रुपए अधिक, ए से ज्यादा मिल रहे हैं सी को। क्या यहाँ सी को ए से ज्यादा मिल रहे हैं भाई? सी को 7 रुपए, ए को 17 कम मिल रहे हैं यहाँ तो ये भी गलत, तो ये हमारा आंसर हो गया। कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, इनको करने की जरूरत ही नहीं थी। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है भाई, आप ये न सोचें कि बढ़िया हल्के के सवाल पढ़ा रहे हैं। आप खुद ईमानदारी से सोचो, क्या आपने कभी सवाल को पहले ऐसे किया था? आप अपना रजिस्टर, अपनी किताब उठा करके देखें, जो भी किताब आपके पास में है उसमें आपको ये सवाल मिल जाएंगे, और आप इन सवालों को इस तरीके से करते हैं। ये ठीक है, आपको आना चाहिए, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस तरीके से सवाल को करना चाहिए। एग्जाम में बच्चों की शिकायत होती है पेपर लंबा था, लेंथी था, पूरा नहीं हो पाया, वो इसीलिए पूरा नहीं हो पाता। हम लोग ऐसे करते रहते हैं और उत्तर उसने सामने ही कुछ नहीं किया, उसने केवल इतनी सी बात कही, किसको ज्यादा किसको कम, इसी से हमारा आंसर आ गया। तो कुछ प्रश्न एग्जाम में ऐसे होते हैं जिनको आप ऑप्शन देख करके टिक लगा सकते हैं, उनमें से एक प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 27। अब ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। ₹76 को 76 रुपीज को ए, बी और सी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए को बी से 7 रुपए अधिक तथा बी को सी से 6 रुपए अधिक मिलते हैं, तो ए बी सी की राशि का अनुपात ज्ञात करें। ये सीजीएल में आया हुआ सवाल है भाई।
ऑप्शन हैं 19:24:33, 32:25:19, 32:24:20, 19:25:33। करिए फटाफट, बिल्कुल आसान सवाल है। देखिए ए, बी और सी। ए को बी से 7 रुपए दे तो बी को मान लेते हैं एक्स। देखो बी को सी से 6 रुपए दिख गया तो पहले सी को ही मान लेते हैं, सी को मान लेते हैं एक्स। बी को सी से 6 रुपए दिख, सी से 6 रुपए दिख तो बी को मिलेंगे एक्स प्लस 6। बी को सी से 6 रुपए दिख, सी को एक्स मान लिया तो बी को एक्स प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, इसने कहा ए को बी से 7 रुपए दिख तो बी से 7 दिख तो एक्स प्लस भाई 6 में 7 जोड़ेंगे 13 ही तो आएगा। अब तीनों के हिस्से का कुल जोड़ कितने के बराबर होना चाहिए? 76 के बराबर होना चाहिए। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो एक्स 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 तो जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 3x। 13 और 6 को जोड़ेंगे तो 19 बराबर 76। तो 3x का मान 19 घटाएंगे तो कितना जाएगा भाई? 57। समझ में आ रही है बात? तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 3 एकम 3, 3 नाम 27। x की वैल्यू कितनी हो गई? 19। समझ में आ रही है बात सभी को? x की वैल्यू कितनी आ गई? 19। अब यहां पर आप देखें x की वैल्यू 19 है, 19 और 6 कितने होंगे भाई? 25। और 19 और 13 कितने होंगे? 9 और 3 तो हमारा आंसर क्या होगा? 32:25:19। 32:25:19। समझ में आ रही है बात सभी को? अब देखो इसी को यदि ऑप्शन से करें तो ध्यान देना इधर, ए को बी से 7 रुपए दे, मतलब ए को ज्यादा पैसे मिलेंगे। क्या यहाँ पर ए को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं बी से? नहीं मिल रहे। यहाँ ज्यादा मिल रहे हैं? मिल रहे हैं, तो हमारा उत्तर हो सकता है। यहाँ ज्यादा मिल रहे हैं? मिल रहे हैं, तो ये भी हमारा उत्तर है, हो सकता है। और ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि ए को बी से कम मिल रहे हैं। समझ में आ रही है बात? फिर इसने कहा बी को सी से 6 रुपए अधिक, बी को सी से 6 रुपए अधिक, तो यहाँ भी बी को अधिक मिल रहे हैं और यहाँ भी बी को अधिक मिल रहे हैं। तो क्या करें? तो ध्यान से देखो आप, यहाँ जो वैल्यू आई है ये, इन तीनों का जोड़ 76 रुपए ही है। इन तीनों का जोड़ कितना है भाई? 76। अब यहाँ इसको कितने रुपए ज्यादा मिले? 7। यहाँ कितने रुपए ज्यादा मिले? 6। ये रियल वैल्यू है क्योंकि इनको जोड़ने पर 76 ही आ रहा है भाई। 19, 25, 32 को जोड़ेंगे तो 76 और 20, 24, 32 को जोड़ेंगे तो भी 76। तो ए को कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं? 7 रुपए। यहाँ ए को 6 रुपए, तो ये गलत हो गया। अच्छा यहाँ चेक कर लो, 19 में 6 जोड़ेंगे तभी तो 25 आएगा। और बी को सी से 6 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं तो यहाँ 6 रुपए ज्यादा है। मतलब ये रियल वैल्यूज है। और ये रियल क्यों आई? क्योंकि आपस में कट नहीं रही है। समझ में आ रही है बात? देखो और भी बहुत सारे मार्ग हैं, जैसे हमें ये दोनों ऑप्शन अब किवारे से मिल गए जिनमें ए का हिस्सा बी से अधिक है और बी का हिस्सा सी से अधिक है। तो हमें दूसरा मार्ग मिल गया कि हमने देख लिया यहाँ 7 रुपए दिखे, यहाँ 6 रुपए दिखे, जबकि एक को तो 7 रुपए दिख मिलते हैं। तो हमारा ये आंसर हो गया। समझ में आ रही है बात सभी को? अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 28।
₹300 की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि बी को ए से ₹30 अधिक तथा सी को बी से ₹60 अधिक मिलते हैं, तो ए, बी और सी की राशि का अनुपात ज्ञात करें। तो आपके ऑप्शन है वही 5:3:2, 2:3:5, 3:2:5 और 2:5:3। ये भी सीजीएल में है वो सवाल है भाई। देखो बेसिक तरीका आप सीखिए, बेसिक तरीके से आप आराम से कर लेंगे। मैं इसको शॉर्टकट में बताता हूँ। देखिए, बी को ए से ₹30 अधिक, बी को अधिक मिल रहे हैं, ये हिस्सा है ए का, ये बी का और ये सी का। बी को ए से ₹30 अधिक मिल रहे हैं, बी को अधिक मिल रहे हैं, तो क्या यहाँ बी को अधिक मिल रहे हैं भाई? नहीं। यहाँ अधिक मिल रहे हैं? मिल रहे हैं। यहाँ अधिक मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। यहाँ बी को अधिक मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं। इस बार आप देखिए, बी को अधिक मिलते हैं भाई, बी को ए से अधिक मिल रहे हैं, तो बी को ए से अधिक यहाँ नहीं मिल रहे, यहाँ कम मिल रहे हैं। बी को यहाँ अधिक मिल रहे हैं, बी को यहाँ कम मिल रहे थे, बी को ये भी काट दिया, यहाँ अधिक मिल रहे थे, ये भी सही है। सी को बी से अधिक, सी को बी से अधिक, सी को बी से अधिक मिल रहे हैं भाई इन दोनों ऑप्शन को चेक नहीं करना, पहले ही कट गए। सी को बी से अधिक मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं। सी को बी से अधिक मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। तो आंसर हो गया 2:3:5। इतना सा सवाल था केवल। बी को ए से अधिक, तो बी को ज्यादा पैसे यहाँ मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे। यहाँ बी को ज्यादा मिल रहे हैं क्या ए से? ये बी का मान है, ये का मान है, नहीं मिल रहे, तो ये दोनों तो पहले कट गए। फिर सी को बी से अधिक, यहाँ देखे तो सी को बी से अधिक मिल रहे हैं, यहाँ देखे तो सी को बी से अधिक नहीं मिल रहे हैं, तो हमारा आंसर कितना हो गया? 2:3:5। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 29। अब इस सवाल को फटाफट करिए भाई, सेकंडों में। ₹530 को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से ₹70 अधिक तथा बी को सी से ₹80 अधिक मिलते हैं, तो ए, बी और सी की राशियों का अनुपात ज्ञात करें। पहला ऑप्शन है 15:8:30। ये क्वेश्चन आर एस अग्रवाल में है भाई। आप प्रश्न भी देख सकते हैं, ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं यदि आपको करना है।
देखिए भाई फटाफट आ गया होगा उत्तर अब तक तो। वेरी गुड। देखिए इधर ए को बी से अधिक मिल रहे हैं, ये ए का हिस्सा है, ये बी का हिस्सा है और ये सी का हिस्सा है। ए को बी से अधिक मिल रहे हैं भाई, तो ये हमारा उत्तर हो सकता है। ए को बी से अधिक मिल रहे हैं, ये भी हमारा उत्तर हो सकता है। ए को बी से अधिक मिल रहे हैं भाई, नहीं मिल रहे, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। और ए को बी से अधिक मिल रहे हैं, तो ये भी हमारा उत्तर हो सकता है। अब इसने कहा बी को सी से अधिक, बी को सी से अधिक मिलते हैं, क्या यहाँ से बी को अधिक मिल रहे हैं भाई? नहीं, तो ये गलत हो गया। बी को सी से अधिक मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, बी को सी से अधिक मिल रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा भाई, मजा भी आ रहा होगा। अब हो सकता है कि मन में सवाल उठ रहा हो कि दो दो चीज कॉमन मिल गई तो क्या करेंगे। देखो भाई मान लो मैं आपके लिए एक ऑप्शन और बनाता हूं, ये 25, इसको 17 कर देते हैं, ये कम होगा तो ये कि ज्यादा हो जाएगा 11। मान लो एक ऑप्शन ये भी होता तो हम क्या करते, क्यों? क्योंकि इसमें ए को बी से अधिक मिल रहे हैं और बी को सी से अधिक भी मिल रहे हैं। समझ में आ रही है बात सभी को? वेरी गुड। अब आप एक चीज देखते हैं, ये ए का हिस्सा है, ये बी का और ये सी का। मान लो ऐसा ऑप्शन आता है, बाकी आप चेक कर सकते हैं, बुक में यही ऑप्शन है, आप चेक कर सकते हैं। देखिए फिर भी हम देखते हैं। अब आप देखो, इसको 17 मिले, इसको 25, कितने रुपए ज्यादा मिले? 8 रुपए। इसको 11, इसको 17, कितने रुपए ज्यादा मिले? 6 रुपए। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी की जो राशि है उसका अंतर 8 रुपए है अनुपातों में। अब अनुपातों में जो अंतर है वो वास्तविक अंतर के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जो अनुपातिक अंतर है 8 का, वो वास्तविक अंतर 70 के बराबर। भाई हम सवाल ऐसे तो करेंगे कि 8 का मान कितना है भाई? 70। क्या 8 से कट रहा है भाई? नहीं कट रहा। तो यहाँ भी हमें क्लियर हो रहा है कि हमें ये ऑप्शन नहीं करना चाहिए। और ना ही 6 का भाग 80 में जा रहा है, 6 का भाग 80 में भी नहीं जा रहा है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। आप घबराए नहीं, आपके पास जो भी XYZ बुक है आप उस बुक में से क्वेश्चन करें, आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं आप करके लो। देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए यदि P माइनस Q का 50% बराबर है P प्लस Q का 30%, तो P अनुपात Q ज्ञात करिए। ये प्रश्न प्रतिशत में भी आता है भाई, लेकिन प्रतिशत में जिस हिसाब से इसमें क्वेश्चन पूछता है वो प्रतिशत में पढ़ाऊंगा। अभी हम केवल वही बात करेंगे कि A अनुपात B कितना है। हालांकि आगे के सवाल भी इस अनुपात से सोल्व होते हैं जो प्रतिशत में भी होते हैं। ठीक है, बता भी देता हूँ आपको थोड़ा सा कि कैसे पूछता है प्रतिशत। अच्छा इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है 5:3, 4:1, 3:5 और 1:4। ये सवाल के ऑप्शन दिए हुए। देखिए बहुत आसान सवाल है, हम इसको ऐसे लिखेंगे P
माइनस क्यू का मतलब गुणा 50% बराबर है P प्लस क्यू का 30%। अब आपको पता है एक संख्या बराबर के इधर हो, एक संख्या बराबर के इधर हो तो हम नीचे वाली संख्या से नीचे वाली को काट सकते हैं और ऊपर वाली से ऊपर वाली को काट सकते हैं। समझ आ रही है बात? 100 से 100 कट गया और 0 से 0। ऐसा मत किया करो उसको उधर ले जाएंगे इसको इधर ले जाएंगे फिर काटेंगे। थोड़ा सा चीज ध्यान भी रखो, एक संख्या बराबर के इधर, ये 100 बराबर के इधर है और ये वाला 100 बराबर के इधर है, एक इधर है और एक इधर, तो नीचे वाले से नीचे वाले को काट दो और ऊपर वाले से ऊपर वाले को काट दो। समझ में आ रही होगी बात? फिर देखिए यहां से हमें 5 से गुणा करेंगे, 5p माइनस 5q बराबर 3p प्लस 3q। 3 से गुणा हो जाएंगे दोनों, 5 से गुणा हो जाएंगे दोनों। अब ये 3p को आप इधर लाएंगे, इधर कितने p हैं ऑलरेडी 5, 5 में ये 3p आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 में 3 गया तो कितना बचेगा 2p। ये 3p इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 5p में 3p गया तो 2p बचेगा। ये माइनस का 5q उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 5q उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 5 और 3 8q हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे 4 बार तो ये बना p बराबर 4q। तो p अनुपात q क्या हो जाएगा भाई? p का मान q के पास, हम पढ़ चुके हैं पहले ये चीज भाई, और q का मान p के पास, p के पास कोई मान नहीं है इसका मतलब 1 है। तो p अनुपात q हमारे पास कितना आ गया? 4 अनुपात है। दोबारा देखिए p माइनस क्यू का 50% उठाया बटा में 100, आपको पता है प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो बटा में 100 आता है। p प्लस क्यू का 30%, 100 से 100 कट गया, 0 से 0, 5 से गुणा किया 5p प्लस माइनस 5q बराबर 3p प्लस 3q। 3p इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 5p में 3p गया तो 2p और माइनस का 5 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 5 और 3 8q। तो p बराबर 4q आ गया, p का मान q के पास और q का मान p के पास। चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, p बटा में आ जाएगा q इधर और यहाँ कितना बच रहा है 4 और यहाँ बटा में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो p का मान 4 हो गया, q का मान 1 हो गया। वैसे मैंने आपको कहा था जब भी ऐसी तो p का मान q के पास, q का मान p के पास। हमने पढ़ा था आपको याद हो 2a बराबर 3b, तो a का मान b के पास है 3 और b का मान a के पास है 2। क्लियर है सभी को? अब देखिए क्या इसे ऑप्शन से करेंगे? नहीं, बिना ऑप्शन भी बहुत आसान है, ध्यान देना, ध्यान देना भाई साहब, बहुत आसान है। इन दोनों को जोड़ दो, p का मान इन दोनों को घटा दो, q का मान, आंसर आ गया 4:1। समझ में आ रही है बात सभी को? इन दोनों को जोड़ेंगे, p की वैल्यू हो जाएगी, इन 50 में 30 गया तो कितना बचा 20, ये q की वैल्यू हो जाएगी, तो आंसर कितना हो गया 4:1। बस इतना सही था, इतना सा आंसर है, तरीका है पूरा। आप सोचेंगे ये क्या हुआ, तो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ ये कैसे बना। देखिए इसको मिटा देता हूँ मैं, अभी जैसा हमने लिखा p माइनस क्यू का 50%, मैंने परसेंट में से नहीं हटा, ऐसे रख दिया ना भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे जरूरत पड़ेगी तो उठा लें। ऐसा सवाल में दिया हुआ है, समझ में आ रही है सभी को बात? अब देखिए अभी हम बात कर रहे थे 2a बराबर 3b हमें दिया है, तो a अनुपात b क्या होगा? a का मान b के पास और b का मान a के पास, 3:2 हो गया। तो ठीक वही चीज हम यहाँ डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं? देखिए p माइनस क्यू का मान p प्लस क्यू के पास, समझ में आ रही है बात? और p प्लस क्यू का मान p माइनस क्यू के पास।
P माइनस क्यू का मान P प्लस क्यू के पास और P प्लस क्यू का मान P माइनस क्यू के पास। आ रही बात समझ में? और जब भी आपको A प्लस बी A माइनस बी ऐसी कंडीशन जब भी दी गई हो तो हम A का मान कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे तो 8/2। और B का मान माइनस है ना B में, अरे A में दोनों जगह क्या है? प्लस, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग, और एक में माइनस है तो दोनों को घटाएंगे। 5 में 3 गए तो 2/2। बात समझ में आ रही है? वही चीज हमने यहाँ भी की है, यही चीज हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? P प्लस क्यू का मान 30% है, तो P का मान क्या होगा? इन दोनों को जोड़ेंगे, P का मान क्या होगा? दोनों जगह P प्लस है भाई, दोनों को जोड़ेंगे 2 का भाग देंगे, और Q का मान इन दोनों को घटाएंगे और 2 का भाग देंगे। अब आप देख रहे हैं 2 से 2 तो ये कट ही गया, और प्रतिशत से ये प्रतिशत घट गया, तो यही बात आ जानी है लास्ट में। यही बात आ गई 80 और 20, क्योंकि परसेंट यहाँ भी रहेगा, परसेंट यहाँ भी रहेगा, तो परसेंट तो कैंसिल हो जाएगा, और 2 का भाग दोनों में लगेगा, तो 2 से 2 तो वैसे ही कट जाएगा। तो अब बटा में 2 लिखो चाहे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल एक संख्या के बटा में 2 आता तब तो फर्क पड़ता है, दोनों को काटेंगे तो वही कहेगा। इसलिए हमने सीधा ही कर लिया P प्लस क्यू, P माइनस क्यू, P प्लस क्यू दोनों यदि दिए हुए हैं तो P का मान जहां दोनों वैल्यू पॉजिटिव है उसका मान इन दोनों को जोड़ दो, और जहां एक वैल्यू निगेटिव है तो इन दोनों को घटा दो, हमारे पास मान आ जाए। क्लियर है सभी को? अब मैं एक छोटा सवाल आपको देता हूं, आप फटाफट करिए। इसमें ऑप्शंस की कोई जरूरत नहीं है हमें, ना। आप ये भी नहीं सोचे कि हर सवाल को करने के लिए ऑप्शन कारगर साबित होंगे, ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शंस पर एक पैनी नजर रखनी चाहिए। अगला सवाल मैं देता हूं आपको, करिए फटाफट। पी अनुपात क्यू क्या होगा? बहुत आसान है भाई, इन दोनों को जोड़ देंगे 25 और 35 60, इन दोनों को घटा देंगे 10। 25 और 35 कितना होगा? 60, दोनों को घटा देंगे 10। आंसर आ गया 6:1। क्लियर है शायद सभी को? अगला सवाल है भाई, अच्छा प्रतिशत में ये पूछेगा P का मान Q से कितना अधिक है, या Q का मान P से कितना कम है। Q का मान कितना कम है? 5, तो 5 ऊपर लिख देंगे। Q P से कितना कम है भाई? 5, और किसके? 6 बोनस, तो ये प्रतिशत में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रही है ना बात सबको? तो ऐसे सही 2/3 आएगा ये। देखिए अगला सवाल देखिए, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में
40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं। तो यह है अनुपात। चार अनुपात 5 अनुपात 7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी? ऑप्शन है 100, 180, 200 और 400। चलिए भाई शुरू देखिए, बहुत आसान सवाल है। अब विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई भाई? 4 अनुपात 5 अनुपात 7। ये कैसी संख्या है? वर्तमान। और पहले अनुपात कितना था? 2 अनुपात 3 अनुपात 5। समझ में आ रही है बात? पहले अनुपात कितना था? 2 अनुपात 3 अनुपात 5। क्लियर है सभी को? ये पहले का अनुपात था। अब देखिए यहां कितने विद्यार्थी बढ़े? 2। यहां इस क्लास में कितने विद्यार्थी बढ़े? 2। और इस क्लास में भी कितने विद्यार्थी बढ़े? 2। तीनों क्लासेस में 2-2 विद्यार्थी बढ़े। पहले 4 थे, अब कितने हो गए? सॉरी, कोई बात नहीं, 2 थे अब कितने हो गए? 4। 3 थे अब कितने हो गए? 5। 5 थे अब कितने हो गए? 7। तो 2-2 संख्या बढ़ गई। यहां से देखिए 2 थे पहले 2, अब 4, तो 2 बढ़े। पहले 3 अब 5 दूसरी क्लास में, तो 2 बढ़े। तीसरी क्लास में पहले 5 थे अब 7, तो यहाँ भी 2 बढ़े। तीनों में 2-2 बढ़ गए। सवाल कहता है तीनों में 2-2 नहीं बढ़े, कितने कितने बढ़े हैं भाई? प्रत्येक कक्षा में 40-40 विद्यार्थी बढ़े हैं। तो 2 का मान कितना दिया हुआ है? 40। 2 का मान कितना दिया हुआ है? 40। तो पहले की संख्या पूछ रहा है, तो पहले की कुल संख्या कितनी थी? 5 और 3 8 2 10। देखो ये वर्तमान संख्या है, 7 और 5 12 और 4 16। लेकिन पहले की संख्या कितनी थी? 5 3 8 और 2 10। समझ में आ रही है बात सबको? पहले की संख्या थी 10, तो 2 का मान 40 है, तो 10 का मान कितना होगा? 40 बटा में 2 गुणा में 10। आरंभ में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? तो 100। दोबारा देखिए, पहले एक कक्षा में 2 थे, दूसरी में 3, तीसरी में 5। वर्तमान में पहली में हो गए 4, दूसरे में हो गए 5 और तीसरे में हो गए 7। तो यहाँ कितनी संख्या बढ़ी भाई? 2। इस क्लास में कितनी संख्या बढ़ी? 3 से 5 हुई 2। इस क्लास में 5 से 7 में कितनी संख्या बढ़ी? 2। तीनों में 2-2 बढ़ गई भाई। लेकिन सवाल कहता है तीनों में 2-2 नहीं बढ़ी। प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी बढ़े हैं? 40। तो 2 का मान कितना है? 40। अब यदि वर्तमान संख्या पूछे तो इन तीनों का जोड़ करके मान निकाल देंगे। और यदि पहले की संख्या पूछ रहा है तो अनुपातों में पहले कुल कितने थे? 5 और 3 8 2 10। पहले कितने थे? 5 और 3 8 2 10। तो 10 का मान कितना हो जाएगा? ये तो वैसे ही बहुत छोटा सवाल था, आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा ही बोलते 2 से कितनी हो गई? 4, 2 बढ़ी, 3 से 2 बढ़ी 5, 5 से 2 बढ़ी 7, 2 का मान 40, तो 5 और 3 8 2 10 का मान 200। इसमें तो ऑप्शन की इतनी जरूरत नहीं है हमें, और ऑप्शन से हम कर तो देंगे लेकिन ये भी थोड़ा लेंथी सा ही लगेगा। फिर भी आप देख लीजिए ऑप्शन से कैसे होगा, देखना एक बार।
अगर देखो विद्यार्थी कभी पॉइंटों में तो हो नहीं सकते, ठीक है, ये प्रारंभ में कुल संख्या पूछ रहा है, तो प्रारंभ में जो टोटल अनुपात है 5 3 8 2 10, इस 10 का भाग कुल विद्यार्थियों की संख्या में जाना चाहिए। तो आप देखेंगे 10 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और चारों में जा रहा है भाई, तो इससे तो हम नहीं कर सकते। फिर आप देखेंगे जब 40 40 40 संख्या बढ़ती है, 40 40 40 तीनों क्लासेस में संख्या बढ़ती है, तो टोटल में कितनी वृद्धि होगी? 120 की। तो अब इन संख्याओं में किसका भाग जाना चाहिए? 7 और 5 12 और 4 16, क्योंकि ये वर्तमान संख्या होगी। ये क्या होगी? ये वर्तमान संख्या होगी कक्षा की, कुल कक्षा की, क्योंकि पहले कितने थे? इतने इतने ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पहले ए ऑप्शन में 100 थे, 180 200 और 400। अब तीनों कक्षाओं में 40 40 विद्यार्थी बढ़ाओगे तो प्रति टोटल कितने बढ़ेंगे? 120 120 मैंने सबको जोड़ दिया, तो वर्तमान संख्या के ऑप्शन ये आने चाहिए। अब आप देखिए 7 और 5 12 और 4 16, 16 का भाग देंगे 120 में नहीं जाएगा, तो ये हमारा उत्तर नहीं है। 16 का भाग 300 में देंगे नहीं जाएगा, समझ आ रही है बात? 16 का भाग 320 में देंगे जाएगा, तो हमारा उत्तर हो सकता है। 52 में 16 का भाग देंगे तो ये भी नहीं जाएगा। 8 का चला जाएगा, 8 दूनी 16, 8 छिके 48, बचे कितने? 4, तो 8 पंजे 40। अब 2 का भाग नहीं जा पाएगा, विद्यार्थी पॉइंटों में हो नहीं सकते, तो आंसर हो गया ये। तो बहुत आसान था, ऑप्शन से भी वैसे भी बहुत आसान था, कुछ ज्यादा कठिन नहीं था इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर 33। एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 1:3:7 था। प्रत्येक कक्षा में 36 विद्यार्थी बढ़ जाएं, प्रत्येक कक्षा में 36 विद्यार्थी बढ़ जाएं, तो यह अनुपात 5:6:8 हो जाता है। तो प्रारंभ में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या थी? देखिए भाई इसका हल देखते हैं। पहले विद्यार्थी संख्या कितनी थी? 1:3:7। पहले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 1:3:7। प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थी 36 बढ़ गए भाई, तो ये संख्या कितनी हो गई? 5:6:8। ये पहले थी और ये अब है, ठीक है भाई। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ संख्या कितनी बढ़ रही है? 4।
यहाँ संख्या कितनी बढ़ रही है 3, और यहाँ संख्या कितनी बढ़ रही है 1, तो ये 36 को किसके बराबर रखेंगे भाई, मतलब ऐसे ये हल नहीं हो पाएगा। हमारे पास ये जो अंतर है ये समान आना चाहिए। अगर प्रत्येक कक्षा में बराबर विद्यार्थी बढ़ रहे हैं तो हमारे पास ये जो संख्या है वो तीनों में समान आनी चाहिए, जो नहीं आ रही है। समझ में आ रही है बात? तो देखिए अंतर समान करने के लिए क्या किया जाता है। अगर हमें अंतर समान करना हो तो हम क्या करते हैं, देखना इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, इन दोनों के डिफरेंस से तो इसको गुणा कर देंगे। समझ में आ रही है बात? और इन दोनों के डिफरेंस को इससे गुणा कर देंगे, तो 1 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोबारा देखिए, जब भी हमें इनका अंतर समान करना हो तो हम ये डिफरेंस देखेंगे, 1 और 3 में कितने का अंतर है, 1 और 3 में 2 का अंतर है, तो ये 2 से इसको गुणा कर देंगे। और इन दोनों में कितने का अंतर है 1 का, तो इसको 1 से गुणा कर देंगे। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ तो 1 से गुणा करने का फर्क नहीं पड़ेगा कोई, तो 1 अनुपात 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16। अब यहाँ कितने विद्यार्थी बढ़े 9, यहाँ कितने विद्यार्थी बढ़े 9, और यहाँ भी कितने विद्यार्थी बढ़े 9। अब तीनों में जो पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या है वो समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है। समझ में आ रही है बात? अब प्रत्येक संख्या में 9 विद्यार्थी बढ़े, लेकिन सवाल कहता है प्रत्येक में तो 36 बढ़े, तो 9 का मान कितना है भाई 36, तो हम 7, 3, 10 और 1 11 का मान निकालेंगे, तो ये 9 बटा में चला जाएगा 11 गुणा में।